गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे संचयन का पाठ 2 स्मृति, जिसमें लेखक ने अपने बचपन का जिक्र किया था। स्मृति का अर्थ है यादें। तो अपने बचपन का जिक्र किया था, बचपन की घटना के बारे में बताया था कि किस तरह वो लोग स्कूल जाते समय, स्कूल घर से दूर था और बिल्कुल एक टोली बना करके लेखक अपने मित्रों के साथ जाते थे। उम्र लगभग उनकी 11 वर्ष थी और किस तरह से वो लोग शैतानियां करते हुए पूरा रास्ता पार करते थे। कभी झरबेरी से बेर तोड़ते थे। रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता था, उस कुएं में पत्थर फेंकते थे। पत्थर फेंक कर उसकी आवाज की प्रतिध्वनि सुनते थे। कभी अपनी आवाज स्वयं सुनना चाहते थे, लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि जो सूखा कुआं रास्ते में पड़ता था उसमें एक सांप था और जब इन्होंने पत्थर फेंक करके उसकी प्रतिध्वनि सुननी चाहिए तो सांप फुसकार उठा। अब तो इन लोगों के रोज के खेल हो गया, रोज का, उसी में इनको आनंद आने लगा। ऐसे ही एक दिन शाम के समय इनके भाई ने, लेखक के भाई ने, इनको कुछ चिट्ठियां डाक में डालने के लिए दी। जैसे कि प्रवृत्ति थी इनकी, रास्ते में पुनः कुआं पड़ा इनके साथ, लेखक के साथ इनके छोटे भाई भी थे और अपनी आदत अनुसार इन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई कि कुएं में ढेला फेंका और इसके साथ ही इन्होंने सर से अपनी टोपी हटाई थी, तो टोपी में तीनों चिट्ठियां थी, वो घूमते हुए कहाँ चली गई? कुएं के भीतर चली गई। अब इनकी हालत बहुत खराब थी। तो ये किसी तरह ये जो धोतियां पहने हुए थे उसको उतारा इन्होंने, एक में चना बंधा हुआ था उसको उतारा, उनके दोनों भाइयों के कान में बंधी थी ठंडक के कारण, उसको उतारा, उसको बांध करके ये कुएं के नीचे उतर गए। वहां पर इन्होंने देखा कि जितना आसानी इन्होंने सोचा था कि नीचे उतरेंगे और सांप को मार देंगे, वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। दो स्थिति थी। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि दो स्थिति थी, या तो सांप को मार दिया जाए या उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी न करेंगे। तो अब आगे की कहानी देखते हैं। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, डंडे को दाईं ओर इन्होंने बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। इन्होंने सोचा चिट्ठियां खिसका लेंगे और चिट्ठी उठा करके ऊपर चढ़ जाएंगे। और ज्यों ही चिट्ठी के पास डंडा पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप उठा, हृदय कांपने लगा और हाथों ने आज्ञा नहीं मानी। डंडा छूट पड़ा। डंडा यद्यपि धोती से बंधा हुआ है, लेकिन इनके हाथ से छूट गया। फिर क्या हुआ? मैं तो न मालूम कितने ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, डर कर, एकदम से उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वो विष था। प्राय आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स में देखा होगा, ज्योग्राफिकल चैनल्स में देखा होगा कि सांप विष वमन करता है, विष को उगलता है। जब उसको गुस्सा आता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो किसी पर अपना विष डालता है। तो जब डंडा उसके पास समीप पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या किया, किस पे कर दिया? उसको तो पता नहीं था किस पे हम क्या कर रहे हैं, तो गुस्से में उसने अपना सारा विष किस पे डाल दिया? डंडे पर। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे सांप अपने शक्ति का, अपने बल का सर्टिफिकेट उसके सामने रख रहा हो कि सबसे पहले उसने अपना विष उगल कर दिखा दिया कि देखो मैं कितना विषैला हूं। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। पहले ही से लेखक को पता था कि सांप कितना जहरीला है, कितना भयंकर सांप है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। डंडे को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया सांप ने और किस पर प्रहार किया? डंडे पर किया। वो डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। लेखक का कहना है कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि डंडे से सांप मरा ना हो। ऐसा पहली बार हुआ था कि डंडे को सांप से अपमानित होना पड़ा था। अर्थात सांप को मार नहीं पाया डंडा पहली बार, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, या तो मजाक उड़ा रहा था डंडा सांप का।
इधर उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने। अब नीचे जो कुएं में ध्वनि हो रही है उसका प्रभाव छोटे भाई पर क्या पड़ रहा है। फू फू की आवाज आ रही थी, गुस्से में क्रोध में था सांप, और लेखक उछल रहा था। वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा, थोड़ी आवाज भी हो रही थी वहां पर, छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया, अर्थात लेखक मृत्यु को प्राप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया, अर्थात भाई अब हमारा नहीं रहा। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ। जब आवाज आई तो लेखक के भाई को लगा 8 वर्षीय बालक ही था वो, तो उसे लगा कि लेखक को सांप ने काट लिया है और लेखक कहाँ गिर गया है, कुएं में गिर गया है। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसको, कि विरह मतलब दूर होना, कि वो कष्ट किसका, भाई को सांप ने काट लिया, और विरह उससे दूर होने के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। छोटा सा बच्चा था, वो परेशान हो गया। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। भाई से बहुत स्नेह करता था, उसे लगा कि अब तो सब समाप्त हो गया, और उसकी चीख निकल गई जब उसने ये सब शोरगुल सुना कि सांप की आवाज आ रही है और कुएं से और भी प्रकार की ध्वनि आ रही है। छोटे भाई की आशंका बेजा नहीं थी, बेकार ही नहीं थी उसकी आशंका, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। जब सांप ने ऐसा किया कि उसने फुंकार मारना शुरू किया और थोड़ी सी आवाज आई, तो इससे क्या हुआ कि लेखक को कुछ शक्ति मिल गई, कुछ बल मिल गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा करी, प्रयास किया। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। पहले तो सिर्फ अपना सर्टिफिकेट दिया था, अपना विश्वमन किया था। इस बार सांप ने क्या किया कि वो डंडे से चिपट गया और उस पर सांप ने वार भी कर दिया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग गोल गोल आकृति बनाता हुआ, गुंजल अर्थात गुत्थी, गोल गोल घुमाना, सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से छू गया। इन सब उसमें क्या हुआ, सहमा हुआ था, डर था लेखक को, और इसी उसमें जब गोल गोल उसने अपने शरीर को बनाया सांप ने, तो पिछला हिस्सा लेखक के हाथ से, शरीर का, सांप के शरीर का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और नहीं बचता। लेकिन जब जीवन होता है, पहले वाली स्थिति होती तो ये बच नहीं सकते थे। लेकिन एक कहावत है कि जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। आप प्राय पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में, टीवी में, न्यूज में देखते होंगे कि बहुत ऊपर से गिर करके भी लोग, बहुत ऊंची मंजिल से गिर करके भी लोगों की जान बच जाती है। और कभी कभी अपने घर में पलंग से गिरकर, या बहुत छोटी ऊंचाई से गिरकर, बहुत कम ऊंचाई से गिरकर, या पैर फिसलने से भी लोगों की मृत्यु हो जाया करती है। तो जब मृत्यु आती है तो बहुत सारे बहाने लेकर के आती है। तो यही लेखक का कहना है कि जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी, ईश्वरीय कृपा थी। क्या ईश्वर की कृपा थी? डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। जो इनका बैठने का, जो डंडा पकड़कर जिस तरफ ये जिस तरफ थे उधर से इनका डायरेक्शन चेंज हो गया, उनकी दिशा बदल गई। सांप की दूसरी तरफ हो गई, इनकी दूसरी तरफ हो गई। इन्होंने तुरंत पोस्टकार्ड और लिफाफे उठाए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था। इतना आसान नहीं था, हमने बताया कि बहुत मुश्किल था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, चिट्ठियां तो ये उठा चुके थे। फिर क्या हुआ कि पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं के बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर इन्होंने उस दाईं ओर फेंकी, दाईं ओर, राइट साइड में फेंकी इन्होंने। वो उस पर झपटा, वो मिट्टी पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। राइट से इन्होंने मिट्टी फेंकी और लेफ्ट से इन्होंने डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर से भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता, बीच में डंडा आ गया, यदि बीच में डंडा ना होता तो क्या होता कि पैर, सांप के पैर में
लेखक के पैर में सांप के दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। लेखक इतना थक गया था, इतना मानसिक रूप से थक गया था, शारीरिक रूप से थक गया था। केवल 11 वर्षीय बालक किस तरह सूखे कुएं में ऊपर चढ़ता। लेकिन 15-20 फीट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर आई थी, थक गए थे हाथ, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, सांस उनकी तेज तेज चल रही थी, क्योंकि बहुत बल लग रहा था ऊपर चढ़ने में। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाए, लेकिन किसी तरह लेखक ऊपर चढ़े। यदि हाथ छूट जाता, लेखक कल्पना कर रहा है कि यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, क्योंकि कुछ भी संभावना थी। इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर जब ये ऊपर कुएं के ऊपर आ गए, बाहर आ गए, बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़े रहे। हिम्मत जवाब दे गई, शारीरिक शक्तियां कम हो गई, हाँफ रहे थे, परेशान थे। देह को झाड़ झूड़ कर, शरीर को इन्होंने झाड़ा झूड़ा, क्योंकि सब मिट्टी लग गई थी। इन्होंने धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, किशनपुर का कोई बालक होगा जिसने इनको ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा, उससे उन्होंने क्या की, ताकीद कर दी, उसको वार्न कर दिया, उसको बता दिया कि तुम कुएं वाली घटना किसी से नहीं कहोगे। और इस प्रकार लेखक आगे बढ़ गए। उसके बाद ये घटना घट गई, कहानी समाप्त हो गई, और उन्होंने किसी से इस बात को शेयर नहीं किया। सन 1915 में जब इन्होंने 10th क्लास पास कर ली, और उसके बाद उन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। एक लंबे समय के बाद इन्होंने ये घटना अपनी माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से, गीली आंखों से माँ ने उन्हें अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैनों के नीचे छिपा लेती है, अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, सुरक्षित कर लेती है एकदम से। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। तो लेखक का कहना कि वो दिन कितने अच्छे थे जो बीत गए, जो इतिहास बन गए, वो दिन कितने अच्छे थे। अपने बचपन की याद करते हुए लेखक कह रहे हैं कि उस समय राइफल नहीं थी, क्या था उनके पास, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। वो जो घटना घटी थी वो राइफल के शिकार से लोग जानवरों का शिकार करते, उससे कम रोचक और भयानक नहीं था। तो ये थी कहानी जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। उन्होंने अपने बचपन की कहानी को बहुत अच्छी तरह लिपिबद्ध करके आपको प्रस्तुत किया है, और बताया है कि इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि झूठ बोलना लेखक नहीं जानते थे। नहीं तो इतना कठिन, उनको अपने जीवन में इतनी कठिनाई नहीं, अपने उस घटना में इतनी कठिनाई ना झेलनी पड़ती। आमतौर पर लोग झूठ बोल देते कि हाँ चिट्ठियाँ खो गई, चिट्ठियाँ मैंने डाल दी हैं, पहुंची कि नहीं पहुंची। ये लेखक के मन की सच्चाई थी, और कि उन्होंने इतना जोखिम भरा कार्य किया। तो ये थी कहानी स्मृति।